राइट, शुरुआत कर रहे हैं आज की एक सबसे बड़ी खबर के साथ। बड़ी खबर यह है कि इजराइल में भी अब बाबा का बुलडोजर चल रहा है। आप सुनकर ताज्जुब कर रहे होंगे कि योगी का बुलडोजर तो उत्तर प्रदेश में चल रहा था, ठीक इस तरह से अपराधियों पर, माफियाओं पर, आतंकियों पर चल रहा था, उनके समर्थकों पर चल रहा था। यह बुलडोजर दरअसल दुनिया में देखा जा रहा है और सभी राष्ट्राध्यक्षों को पसंद आ रहा है। अगली तस्वीर दिखाऊंगा। योगी का बुलडोजर अब नेतन्याहू को अच्छा लग रहा है। इजराइल के प्रधानमंत्री है बेंजामिन नेतन्याहू, प्रधानमंत्री मोदी के बहुत करीबी दोस्त हैं, उनके देश में भी बुलडोजर चल रहा है। तो बाबा का बुलडोजर इजराइल में चलना शुरू हो गया है। पूरी दुनिया बाबा के इस बुलडोजर की फैन है। अगली तस्वीर दिखाई जरा, ये आप देख रहे हैं, ये देखिए बुलडोजर चल रहा है और पत्थरबाज भाग रहे हैं। ये इजराइल का बुलडोजर आप देख रहे हैं। इजराइल में भी बुलडोजर चल रहा है पत्थरबाजों पर। फिलिस्तीन और हमास के आतंकियों और उनके समर्थकों पर बुलडोजर की तैयारी है। जरा रिपोर्ट देखिए। बुलडोजर बाबा जिंदाबाद, बुलडोजर बाबा जिंदाबाद। लुटेरों के घरों पर, दंगाइयों के घरों पर बुलडोजर भी चलवाने का कार्य करेगी। बाबा का बुलडोजर उत्तर प्रदेश से निकलकर दुनिया में धूम मचा रहा है। आतंकवादियों और उनके समर्थकों पर योगी ने बुलडोजर चलवाया। अब बाबा का यही बुलडोजर उत्तर प्रदेश से इजराइल पहुंच गया है। इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू योगी आदित्यनाथ के नक्शे कदम पर चल रहे हैं। योगी की तरह नेतन्याहू भी फिलिस्तीन के हमास के आतंकियों से निपटने के लिए इजराइल में आतंकियों और उनके समर्थकों पर बुलडोजर चलवाने की तैयारी में है। योगी मॉडल देश के राज्यों में ही नहीं, दुनिया के देशों में भी अपराध और आतंकवाद के खिलाफ सबसे बड़ा ब्रह्मास्त्र बन गया है। और आइए आपको बताते हैं अब कि ये बुलडोजर आखिर क्यों चल रहा है, क्यों चला है बुलडोजर, ये दिखाने जा रहा हूं। देखिए जरा, पहली तस्वीर आप देख रहे हैं। दरअसल इजराइल में यरूशलेम में गोलियां चलाई गई। ये गोलियों की तस्वीरें मैं आपको दिखा रहा हूं। आवाज, अगर गोलियों की गड़गड़ाहट आप सुन सके, गोलियां चलाई गई। आप सुन रहे हैं आवाज, गोलियों की आवाज आपको साफ सुनाई दे रही। गोलियों में ये फिलिस्तीनी गोलियां चला रहे थे इजराइल के अंदर घुसकर। ये देखिए गोलियों के बाद ये आप देख रहे हैं बुलेट मार्क भी मैं आपको शीशे पर दिखा रहा हूं। कई लोगों की इसमें मौत हो गई। अगली तस्वीर दिखाई जरा, ये आप देख रहे हैं, ये डेड बॉडीज, एक दो जगह जगह गोलियों के बाद शव पड़े हुए थे। बेंजामिन नेतन्याहू को बिल्कुल नागवार गुजरा। अब इनके समर्थकों पर, इन आतंकियों पर बुलडोजर चलना है। अगली तस्वीर दिखाइए जरा, ये आप देख रहे हैं लोक प्रदर्शन। उसके बाद ये फिलिस्तीन की तस्वीरें मैं दिखा रहा हूं, वहां जश्न मनाया जा रहा है। गोलियां चलाने के बाद वहां सैकड़ों की भीड़ सड़कों पर उतर आई और जश्न मना रही थी। अगली तस्वीर दिखाई जरा, अब ये देखिए जरा, फिलिस्तीन में जश्न हो रहा था और अल्लाह अकबर के नारे लगाए जा रहे थे इजराइल में यहूदियों को मारने के बाद। और इसलिए अगली तस्वीर दिखाई जरा, ये आप देख रहे हैं मिठाइयां बांटी जा रही थी। मिठाई बांटने की तस्वीरें मैं आपको दिखा रहा हूं। यहूदियों की हत्याओं के बाद यह मिठाई बांटी जा रही थी और यही वजह है कि अब नेतन्याहू एक्शन में आए। अगली तस्वीर आपको दिखाने जा रहा हूं। अगली तस्वीर दिखाई, बेंजामिन नेतन्याहू घटनास्थल पर पहुंचे। इजराइल के प्रधानमंत्री घटनास्थल पर पहुंचे, बहुत गुस्से में हैं। ये आप तस्वीर देख रहे हैं, पुलिस से घिरे हुए, चारों तरफ से मीडिया कैमरों से घिरे हुए। ये जो एक्शन है, लंबे वक्त बाद इजराइल में ऐसी घटना हुई है जब फिलिस्तीनियों ने घुसकर गोली मारी। इसलिए योगी मॉडल अपनाने जा रहे हैं, योगी की तरह बुलडोजर चलाने जा रहे हैं इजराइल में अब नेतन्याहू। देखिए जरा कैसे तो नेतन्याहू ने अब योगी का बुलडोजर मॉडल अपना लिया। इसी तरह बुलडोजर चलाएंगे फिलिस्तीनी आतंकियों पर। इजराइल अब बुलडोजर चलाएगा और इजराइल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू ने बड़ा फैसला कर लिया है। फायरिंग में इजरायली के मारे जाने पर नेतन्याहू गुस्से में। अब इजराइल चुन चुन कर बदला लेगा जिन लोगों ने यहूदियों को मारा है। आतंकियों को कड़ा सबक सिखाने का नेतन्याहू ने ऐलान किया है। संदिग्ध आतंकियों के घरों को जो इजराइल में है उन्हें सील कर दिया जाएगा। आतंकियों के घर पर उसके बाद बुलडोजर चलाया जाएगा। आतंकी के परिवार को किसी सरकारी योजना का लाभ नहीं दिया जाएगा और इजरायली नागरिकों के लिए बंदूक के परमिट भी तेजी से लाए जाएंगे क्योंकि वो
अपनी सुरक्षा खुद भी कर सके, इस तरह की घटना दोबारा ना हो। इजराइल के पूजा स्थल पर यह आतंकी हमला हुआ था। प्रार्थना खत्म होते ही आतंकियों ने हमला कर दिया, गोलियों की बौछार कर दी, लोगों के बाहर निकलते ही फायरिंग शुरू कर दी और फायरिंग में 1-2 नहीं 8 लोगों की मौत हो गई, 10 से ज्यादा लोग घायल हो गए। हमले के बाद आतंकियों ने भागने की कोशिश की है और पुलिस ने कार का पीछा करके आतंकियों को ढेर कर दिया। इजराइल ने हमले को आतंकी घटना बताया है। प्रधानमंत्री नेतन्याहू ने घटनास्थल का दौरा किया, वहां पहुंचे। 2011 के बाद इजराइल पर यह सबसे बड़ा हमला हुआ है। हमले के बाद फिलिस्तीन में जश्न मनाया गया, मिठाइयां बांटी गई, वो तस्वीर भी मैंने आपको दिखाई। अब आपको दिखाने जा रहा हूं, इजराइल में बुलडोजर की बारी है, तो इस तरह से बुलडोजर चले गए। तस्वीर आप देख रहे हैं, इजराइल की तस्वीर में आपको दिखा रहा हूं। उन लोगों के घरों पर बुलडोजर चलाया जा रहा है जो आतंकी गतिविधि में शामिल हैं, आतंकियों को समर्थन कर रहे हैं, यहूदियों को मारने में हमास के आतंकियों के साथ खड़े, उनके घरों पर बुलडोजर चला रही है नेतन्याहू सरकार। और ये वही बुलडोजर है, आपको याद होगा, इसकी शुरुआत यूपी से हुई थी। अगली तस्वीर दिखाई जरा, ये आप देख रहे हैं, योगी आदित्यनाथ ने उत्तर प्रदेश में आतंकी के समर्थक के घर बुलडोजर चलवा दिया था, जो आतंकियों को सपोर्ट कर रहे थे, पनाह दे रहे थे, उनके घरों पर बुलडोजर चलवाया योगी ने। और योगी के इस बुलडोजर एक्शन की बाकी मुख्यमंत्रियों ने भी सबक लिया। असम में हेमंत बिस्वा शर्मा ने भी आतंकियों के समर्थकों पर बुलडोजर चलवाया था। ये असम की तस्वीर में आपको दिखा रहा हूं। तो योगी के नक्शे कदम पर पहले देश के सीएम चले, अब योगी के नक्शे कदम पर दुनिया के राष्ट्राध्यक्ष चल रहे। अगली तस्वीर दिखाई, ये कश्मीर की तस्वीर में आपको दिखा रहा हूं। कश्मीर में भी आतंकियों के ठिकाने पर बुलडोजर चलाए गए थे। तो योगी से सबक लेते हुए यह कार्रवाई हो रही है, क्योंकि योगी आदित्यनाथ और नेतन्याहू में बहुत ज्यादा फर्क नहीं है। दोनों में क्या समानता है, यह मैं आपको बताने जा रहा हूं। क्यों योगी के नक्शे कदम पर नेतन्याहू है, उसके पीछे बड़ी वजह है। देखिए जरा, दोनों में समानता है। योगी की जो छवि है वो कट्टर राष्ट्रवाद की और राष्ट्रवादी की है। नेतन्याहू भी कट्टर राष्ट्रवादी है। कहा जाता है इजराइल में अब तक की सबसे कट्टर सरकार है। आतंक के खिलाफ योगी का 0 टॉलरेंस है, तो नेतन्याहू भी आतंकवाद से समझौता नहीं करते। बिल्कुल आतंकियों, अपराधियों के खिलाफ योगी भी सख्त है। फिलिस्तीनी आतंकी समूह को खत्म करने का संकल्प नेतन्याहू ने लिया। यूपी में विकास के लिए लगातार काम कर रहे हैं योगी। नेतन्याहू इजराइल में 6ठी बार प्रधानमंत्री बने, 6ठी बार। सीएम बनने के साथ उत्तर प्रदेश को ताकतवर बनाने में योगी जुटे हैं, तो नेतन्याहू ने इजराइल को शक्तिशाली देश बनाया है। आइए अब आपको सुनवाता हूं कि योगी आदित्यनाथ इसी तरह अपराध पर उनका 0 टॉलरेंस रहा और उनका स्टाइल जो है काम करने का, वो ज्यादा वक्त लेते नहीं, ना अपराधियों को ज्यादा वक्त देते हैं। आपको बताऊं, योगी आदित्यनाथ अपराधियों पर, माफियाओं पर बुलडोजर एक्शन करते हैं और इसे उत्तर प्रदेश में भी लोग पसंद करते हैं और सोचिए पूरी दुनिया में पसंद कर रहे हैं। सुनिए जरा योगी को। भाइयों बहनों, हमारी सरकार विकास भी कराएगी, बेटियों को सुरक्षा भी देगी, व्यापारियों को सुरक्षा भी देगी, किसान का सम्मान भी करेगी और विकास के कार्यों में बाधा बने समाजवादी पार्टी की सरकार के उन लुटेरों के घरों पर, दंगाइयों के घरों पर बुलडोजर भी चलवाने का कार्य करेगी। जिन लोगों ने निर्दोष लोगों को प्रताड़ित किया था, आपने देखा होगा, मैं 2 महीने पहले आया था ना कैराना में, मैं आया था, मैं अचानक आया था। तो अब मैं आपको बताने जा रहा हूं, जो योगी का बुलडोजर चल रहा है, यह सिर्फ इजराइल में नहीं, ये आपको याद होगा, ये अमेरिका की तस्वीर आप देख रहे हैं, लिखा हुआ है बाबा बुलडोजर। और ये जो बाबा बुलडोजर, ये बुलडोजर देख रहे हैं, अमेरिका की तस्वीर देख रहे हैं। अमेरिका में भी बाबा का बुलडोजर नजर आया, सिर्फ अकेले इजराइल में नहीं, वहां भी बाबा के बुलडोजर के फैन। अगली तस्वीर दिखाई जरा, आपको याद होगा बोरिस जॉनसन भारत आए थे, तो वो भी जाकर जेसीबी बुलडोजर पर चढ़ गए थे और कहा गया कि क्या बाबा के बुलडोजर के फैन है बोरिस जॉनसन, ब्रिटेन के पूर्व पीएम। ये देख रहे हैं, बुलडोजर पर चढ़ने की तस्वीर थी। ये बात अलग है कि बुलडोजर की मार्केटिंग करने आए थे वो। अब अगली तस्वीर में आपको दिखाने जा रहा हूं कि आखिर कैसे ये जो एक्शन है,
ये एक्शन हिंदुस्तान में भी आतंकवाद के खिलाफ जीरो टॉलरेंस का है। भारत में जो आतंकियों को पालने पोसने वाले, यानी कश्मीर में आतंकवाद को पालने पोसने वाले, बढ़ावा देने वाले, पोषित करने वाले अलगाववादी और हुर्रियत कॉन्फ्रेंस पर आज एक्शन हुआ। ये देखिए जरा, एनआईए की बड़ी टीम पहुंची। ये आज की ताजा खबर है। नेशनल इन्वेस्टिगेशन की टीम पहुंची और हुर्रियत का दफ्तर सील कर दिया गया। कुर्की की तैयारी है, ये आप देख रहे हैं। भारत में भी आतंकवाद को बर्दाश्त नहीं किया जा रहा। ये अब एनआईए पहुंची और हुर्रियत के दफ्तर को सील कर दिया। हुर्रियत पर यह बड़ा एक्शन लिया गया है। आपको बताऊं हुर्रियत कौन है? कश्मीर में जो हालात खराब करने वाले कोई थे तो वो हुर्रियत और अलगाववादी थे, जो कैलेंडर जारी करते थे और उस कैलेंडर को जारी करके कश्मीर को बंद कर देते थे। श्रीनगर में बंद का कैलेंडर जारी होता था। श्रीनगर की हालत, कश्मीर की हालत खराब की है इस हुर्रियत ने। देख रहे हैं आज हुर्रियत की दुकान बंद कर दी, ताला लग गया। कुर्की की तैयारी है। आतंक के खिलाफ मोदी की जीरो टॉलरेंस नीति है और इसको अब दुनिया मान रही है, दुनिया फॉलो कर रही है, चाहे इजराइल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू क्यों ना हो। आतंक के मददगारों पर एनआईए ने यह बड़ा एक्शन लिया है। ऑल पार्टीज हुर्रियत कॉन्फ्रेंस के खिलाफ यह कार्रवाई की गई है। श्रीनगर में हुर्रियत का दफ्तर सील कर दिया गया। दाना पानी, खाना पानी बंद। हुर्रियत के दफ्तर पर कुर्की का नोटिस भी चस्पा कर दिया गया है। एनआईए अदालत ने कुर्की का आदेश दिया था और नईम अहमद खान के पास इसका मालिकाना हक था। 27 जनवरी को विशेष एनआईए अदालत का फैसला आया और 2019 से हुर्रियत का कार्यालय बंद था। हुर्रियत कॉन्फ्रेंस 26 अलगाववादी संगठनों का समूह है और इसका गठन 1993 में किया गया था। अगस्त 2019 से हुर्रियत कॉन्फ्रेंस का कार्यालय बंद है। 7 हुर्रियत नेताओं का लाई डिटेक्शन टेस्ट भी होना है। अभी टेरर फंडिंग को लेकर एनआईए जांच कर रही है, यानी आतंकवाद को भी पाल पोस रहे थे। 7 हुर्रियत नेता 10 दिन की पुलिस रिमांड में है। पाकिस्तान से फंडिंग को लेकर राज आएंगे सामने और पत्थरबाजों, आतंकियों को पैसा पहुंचाने का आरोप है। बड़ी बात है, अगर आपने सोचा हो कश्मीर में एक वक्त में, आपको याद होगा, हर दूसरे दिन श्रीनगर बंद, हर दूसरे दिन कश्मीर में पत्थर चल रहे हैं। जब से हुर्रियत की दुकान बंद हुई, कुर्की के हालात आ गए हैं, आतंकियों को फंडिंग कर रहे थे, तब से कश्मीर में आपने पत्थरबाजी आखिरी बार कब देखी आपको याद नहीं। कश्मीर बंद आखिरी बार कब देखा आपको याद नहीं। यह बदलाव आया। देखिए जरा हमारी सहयोगी जीनत की रिपोर्ट। हुर्रियत की दुकान जहां बंद की गई वहां से। एनआईए के ऑफिशियल्स ने आज ऑल पार्टी हुर्रियत कॉन्फ्रेंस का जो ये ऑफिस है, आज इसको अटैच कर दिया गया है। आप देख सकते हैं कि जो नोटिस लगाया गया है उसमें लोगों को इन्फॉर्म किया जा रहा है कि जो ऑल पार्टी हुर्रियत कॉन्फ्रेंस का ऑफिस जो कि राजबाग यहाँ लोकेटेड है श्रीनगर में, और जो ज्वाइंटली जिसको ओन करते हैं नईम खान जो कि हुर्रियत लीडर है और पिछले 2017 से जो है जेल में है क्योंकि उनके ऊपर टेरर रिलेटेड चार्जेस है। कि एनआईए का कहना है कि नईम खान जो है टेरर रिलेटेड एक्टिविटीज में को सपोर्ट करते थे जम्मू एंड कश्मीर में, और ये वही ऑफिस है जहां पर इन प्लान्स को बनाया जाता था और उसके बाद एग्जीक्यूट किया जाता है। चाहे स्टोन पेल्टिंग किस तरह से सिक्योरिटी फोर्सेस पे किया जाए, यंगस्टर्स को किस तरह से रिक्रूटमेंट्स टेरर रैंक्स में उनका किया जा सके, और साथ साथ जो है लॉ एंड डिस्टर्बेंसेस देखे गए पिछले कई सालों से। तो पाकिस्तान ये सब अलगाववादियों को मिलाकर करता रहा है। कश्मीर का मकसद था उसके पीछे, लेकिन कश्मीर पर हुर्रियत की दुकान भी बंद और पाकिस्तान की दुकान भी बंद। ये तस्वीर जो आप देख रहे हैं, कश्मीर पर पाकिस्तान को मुस्लिम देश लताड़ लगा रहे हैं। भारत के साथ ये मुस्लिम देश कश्मीर पर आकर खड़े हो गए हैं। पाकिस्तान को क्या कह रहे हैं ये देश, ये आपको बताने जा रहा हूं। पाकिस्तान के लिए इससे बड़ा झटका नहीं हो सकता कि मुस्लिम देश कह रहे हैं कश्मीर में जो दुकान चलाने की कोशिश कर रहे हो ये बंद कर दो। देखिए जरा, प्रधानमंत्री मोदी के साथ यूएई भी खड़ा है और सऊदी अरब भी खड़ा है और पाकिस्तान के साथ कोई नहीं कश्मीर पे। कंगाल पाकिस्तान को यह सबसे बड़ा झटका है। मुस्लिम देश कह रहे हैं कश्मीर को भूल जाओ। पाकिस्तान को मुस्लिम देशों की दो टूक, कश्मीर भूल जाओ, भारत से दोस्ती करो। दोनों देशों ने अपना घर सुधारने की हिदायत दी है। यूएई और सऊदी अरब ने साफ साफ पाकिस्तान से कह दिया है, पाकिस्तान से कश्मीर विवाद खत्म करने को कहा है। धारा 370 हटाए जाने पर पाक को चुप रहने को कहा है। कश्मीर में बड़े पैमाने पर यूएई निवेश कर रहा है। संयुक्त अरब अमीरात का निवेश कश्मीर आ रहा है। मुस्लिम देशों के संगठन ओआईसी भी भारत के साथ है।
ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन ओआईसी ने भी कश्मीर मुद्दे से किनारा कर लिया है और सऊदी अरब ओआईसी का सबसे प्रभावी देश है। ओआईसी सऊदी अरब के इशारे पर ही चलता है। सऊदी ने कश्मीर पर पाक को बड़ा झटका दिया है। ओआईसी कश्मीर पर पाकिस्तान का साथ नहीं देगा, यह सऊदी अरब ने कहा है। यूएई ने पाकिस्तान को $3 अरब की मदद की है। सऊदी भी पाक को अरबी डॉलर कर्ज दे रहा है। कंगाल पाकिस्तान के पास अब दूसरा कोई विकल्प नहीं बचा है। चुपचाप मुस्लिम देशों की बात माननी पड़ेगी और कोई और ऑप्शन नहीं है। सुनिए जरा, भारत के आगे कैसे घुटनों पर है पाकिस्तान। पाकिस्तान में हालात बद से बदतर हो गए। पाकिस्तान की आवाम, पाकिस्तान के लोग भी अब पाकिस्तान को लताड़ रहे हैं। सुनिए। भारत जो है वो तमाम जो मुसलमान ममालिक हैं उनको अपनी तरफ ले गया और पाकिस्तान जो है वो लड़ रहा है, झगड़ रहा है। प्राइम मिनिस्टर मोदी की एक पॉलिसी ये है कि जितना मुस्लिम वर्ल्ड उसके करीब हो। देखिए, इंडिया के पास प्लेटफॉर्म भी है, अपॉर्चुनिटी भी है, काम भी कर सकते हैं। एंड देन पाकिस्तान की अपनी कमजोरियां हैं, ना साढ़े को पैसे, ना साढ़े को तेल। सियासतदान लड़ देने पे एक दूसरे के हथी पैंड है, ठीक है। और एक इमरान खान आता है, वो दूसरों को जेल में भेज देते हैं, वो दूसरे आते हैं इमरान खान को बंदे जेल में भेजने लग पेंदे। और आते हैं इंडियन ड्रामास। हमारा बचपन तारक मेहता का उल्टा चश्मा देख के और कसौटी जिंदगी की कहानी करके, मतलब बचपन हमारा ये देख के ही गुजरा है, टू बी ऑनेस्ट। भले कितना भी सब बोले ना, सबने देखा होता है। जी जरूर, बिल्कुल। व्हाई नॉट? प्यारी जगह है, बहुत सारी ऐसी जगह है जो मुझे देखनी है। कोई एक ऐसी जगह जो आपको लग रहा होगा? ताजमहल पहला, ऑफ कोर्स। आगरा। बिल्कुल, आई वुड लव टू विजिट इट, लव टू। क्यों? आई हैव सीन इट, मतलब मुझे अच्छा लगता है। उनका एक कल्चर है, दे आर वेरी स्ट्रॉन्ग इन कल्चर ट्रेडिशंस। गोल्डन टेम्पल जाना है बिकॉज वो हमारी होली प्लेस है और वो है भी इतनी प्यारी और इतनी अच्छी बनी हुई है। तो और जैसे होली प्लेसेस होती हैं, वहाँ पे हमें यात्रा करने जाते हैं, दर्शन करने जाते हैं, तो बस यही एक रीज़न है कि वहाँ जाना है। जो लोग जिस तरह से लोग रह रहे हैं वहाँ पे, उस तरीके को देखने के लिए, कल्चर वगैरह हर चीज़ को। वैसे देखा जाए तो तकरीबन सेम ही कल्चर है हमारा। बहुत है, ये देखने के डिफरेंसेस आ कहाँ रहे हैं। खाना जो है मोस्टली यहाँ के खानों से अलग होता है, तो वो जरूर ट्राई करना है, क्योंकि फूडी लोग तो होते ही। बॉर्डर मेरे ख्याल में ये सिर्फ दरवाजे हैं जो रास्ते बंद हुए हैं। आइए, अब मैं आपको बताने जा रहा हूं, पाकिस्तान के लोगों को सुन लिया आपने। क्यों भारत अच्छा लग रहा है, उसके पीछे बड़ी वजह मैंने आपको पहले भी बताई कि पाकिस्तान के हालात खराब है। आज पाकिस्तान से एक और बहुत बुरी खबर आई कि पाकिस्तान में तेल के दाम 1-2 रुपए नहीं, 35 रुपए और बढ़ गए हैं। सोचिए, तरह 250 रुपए पहुंच गए। ये पाकिस्तान में आप देख रहे हैं, पेट्रोल भरवाने की लाइन लगी हुई है लंबी, क्योंकि पेट्रोल है नहीं, दाम इसलिए लगातार बढ़ते जा रहे हैं। पाकिस्तान के आज की रेट लिस्ट क्या है, ये आपको बताने जा रहे हैं। उससे आपको अंदाजा लग जाएगा कि पाकिस्तान के हालात है क्या। आज की प्राइस लिस्ट जो है पाकिस्तान से आई है, वो आपके सामने। पेट्रोल के दाम देखिए जरा, 35 रुपए प्रति लीटर महंगा हुआ है पेट्रोल। 35 रुपए, 214 से 249 रुपए लीटर पेट्रोल हो गया। डीजल पेट्रोल 16% महंगा हो गया, 16%। और डीजल 262 रुपए प्रति लीटर है इस वक्त, 250 रुपए से ज्यादा। केरोसिन 187 रुपए प्रति लीटर मिल रहा है पाकिस्तान में। अब जरा देखिए, दूर मत जाइए, पाकिस्तान में एक साल पहले एक हाल क्या था और अब क्या है। 6 जनवरी 2022 को प्याज 36 रुपए किलो था, आज वो प्याज 220 रुपए किलो हो गया। चिकन 210 रुपए था, वो चिकन एक साल बाद 383 रुपए हो गया। दाल 6 जनवरी एक साल पहले 150 रुपए में थी, जो अब 228 रुपए प्रति किलो हो गई। बासमती चावल 36 रुपए में था, 220 रुपए किलो हो गया है बासमती चावल। सरसों का तेल जो 374 था, वो 532 रुपए लीटर हो गया है। ये है पाकिस्तान के आज की रेट लिस्ट। इसलिए पाकिस्तान को भारत की याद आ रही है। तो पाकिस्तान के अपने बुरे हाल है, इसलिए पाकिस्तान को हर जगह से मुंह की खानी पड़ रही। खबरों में आगे बढ़ते हैं। आज की एक और बड़ी खबर है, जो दिल दहला देने वाली खबर। स्वास्थ्य मंत्री को एक एएसआई ने, सब इंस्पेक्टर ने गोली मार दी। स्वास्थ्य मंत्री को तस्वीर में दिखाने जा रहा हूं। यह है वो स्वास्थ्य मंत्री जिनका नाम है नबदास, जिनकी हत्या कर दी उन्हीं के अंगरक्षक ने, उन्हीं के बॉडीगार्ड ने गोली मार दी उड़ीसा के स्वास्थ्य मंत्री को। अगली तस्वीर दिखाई जरा।
ये आप देख रहे हैं वो जगह जहां गोली मारी गई, गाड़ी में सवार थे, देखिए गाड़ी में ही, इसी गाड़ी में गोली मारी जिस वक्त जिंदा थे, उस वक्त की तस्वीर आप देख रहे हैं किस तरह से बदहाल हो गए, गिर गए हैं। वहां आसपास लोग जो मौजूद है वो उन्हें उठाने की कोशिश कर रहे हैं। ये देखिए गोली की आवाज आपको सुनाई दी, फुल स्क्रीन लीजिए जरा तस्वीर। वो मौके पर मौजूद थे, एम्बियंस दीजिए इसका, मौके पर मौजूद थे और ये सुन रहे हैं नारेबाजी हो रही थी। अचानक फायर की आवाज आई, ये देखिए फायरिंग की आवाज आप सुनते हैं। उसके बाद मंत्री भी गिर जाते, स्वास्थ्य मंत्री गिर जाते, समर्थक समझ नहीं पाते हुआ क्या। समर्थक माला पहना रहे थे और स्वास्थ्य मंत्री के सीने पर गोली दाग दी एएसआई ने, उनके एएसआई ने जो उनके रक्षा में तैनात था। ये देखिए उसके बाद उन्हें उठाया गया। अब अगली तस्वीर आपको दिखाने जा रहे हैं। स्वास्थ्य मंत्री को बचाने के लिए फौरन, ये आप देख रहे हैं एम्बुलेंस के जरिए उन्हें लेकर आया गया, एयर एम्बुलेंस तक हेलीकॉप्टर में बिठाकर उन्हें फौरन अस्पताल पहुंचाया गया, एयर एम्बुलेंस के जरिए उन्हें ले जाया गया। अगली तस्वीर दिखाइए जरा। मौके पर फौरन उड़ीसा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक पहुंचे क्योंकि उन्हीं के मंत्री को गोली लगी थी। मंत्री को देखने के लिए पहुंचे लेकिन मंत्री की अभी लगभग 1 घंटे पहले मौत हो गई है, जो खबर मिल रही है। आइए आपको बताते हैं कि कैसे किस तरह से मंत्री की हत्या की गई, किसने गोली मारी, गोली मारने वाला आखिर कौन था, क्या मकसद था और मंत्री उस वक्त कहां मौजूद थे। देखिए जरा, ये आप देख रहे हैं तस्वीर। दरअसल दोपहर करीब 11 बजे का वक्त था जिस वक्त गोली मारी गई। स्वास्थ्य मंत्री नवदास ब्रज राजनगर पहुंचे और ब्रज राजनगर में एक कार्यक्रम में चीफ गेस्ट थे वो। नवदास के पहुंचते ही उन्हें माला पहनाई गई और काफी लोग स्वागत के लिए इकट्ठा हुए थे उनके। इसी दौरान स्वास्थ्य मंत्री को गोली मार दी गई। एक के बाद एक 5 राउंड फायर किए गए स्वास्थ्य मंत्री पर। 2 गोली स्वास्थ्य मंत्री के सीधे सीने में जा लगी। गोली मारने वाला पुलिस में एएसआई के पद पर है। यह शख्स जिसे आप देख रहे हैं एएसआई, असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर। आरोपी एएसआई मंत्री की सुरक्षा में ही तैनात था। इसकी जिम्मेदारी थी मंत्री की रक्षा करना। आरोपी पुलिसकर्मी को अरेस्ट कर लिया गया है और स्वास्थ्य मंत्री को भुवनेश्वर एयरलिफ्ट किया गया है। उसके बाद भुवनेश्वर के अपोलो अस्पताल में भर्ती कराया गया। इलाज के दौरान मंत्री जी की मौत हो गई है। आइए अब आपको सुनवाते हैं, सुनिए जरा। उस वक्त वहां जो चश्मदीद मौजूद थे, जो मंत्री के साथ थे, उन्होंने क्या देखा, उनको सुनिए। दादा जब आए थे तो भीड़ रिसीव करने के उनको ले गया था। वहां कुछ सिक्योरिटी पर्सनल भी थे और वहां हम लोग जैसे रिसीव करने गए, जैसे गाड़ी से उतर रहे थे तो एक आवाज आया फट से। तो दादा ऐसे छाती में हाथ लगा के बोले क्या हुआ, कौन मारा बोल के सब बोल ही रहे थे। उतना में वो दौड़ के भागा और पूरा सिक्योरिटी ड्यूटी में था वो पुलिस ऑफिसर संदास गांधी चौक का आउटपोस्ट में है। वो मारा और भागा और भाग के 2-3 तो ब्लैंक फायर किया। हम लोग क्या सोचे कि कोई जो मारा है उसके लिए काउंटर कर रहा है बोल के, लेकिन बाद में देखे कि वही मारा है। मारा और छाती में गोली लग गया है, बहुत क्लोज डिस्टेंस से मारा है। राइट, अब आपको मैं तस्वीर दिखाने जा रहा हूं। मारने वाला कौन है? ये है एएसआई। इस एएसआई ने मंत्री को पर गोली चलाई, मंत्री के सीने पर। इनका नाम है गोपाल दास। गोपाल दास मंत्री की सुरक्षा में तैनात थे। आखिर गोपाल दास ने गोली क्यों मारी, ये आपको बताते हैं कि आखिर क्या वजह बताई जा रही है। पुलिस इन्वेस्टिगेट कर रही है, जांच अभी जारी है। नव किशोर दास पर हमला पहले से प्लान था, पूर्व नियोजित हमला था। आरोपी पुलिसकर्मी का नाम है गोपाल दास। गोपाल दास ने बहुत नजदीक से पास आकर मंत्री पर गोली चलाई। साफ तौर पर मकसद जान से मारना ही था मंत्री को। एएसआई ने सर्विस रिवॉल्वर से ही फायर किए एक के बाद एक। अभी तक गोली मारने का मकसद साफ नहीं है, एएसआई ने क्यों गोली चलाई। फिलहाल आरोपी एएसआई से पूछताछ हो रही है, पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। जांच का जिम्मा जो है वो सीआईडी और क्राइम ब्रांच को दिया गया है, वो इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं। 7 सदस्यीय स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम बनाई है, एसआईटी बनाई गई है। टीम में साइबर बैलिस्टिक क्राइम ब्रांच के अधिकारी भी शामिल हैं। टीम का नेतृत्व डीएसपी रमेश सी डोरा कर रहे हैं कि एएसआई ने मंत्री की हत्या क्यों की। आइए अब मैं आपको दिखाता हूं कि उसके बाद कैसे अपोलो ले जाया गया, वो तस्वीर मैं आपको दिखा रहा हूं। ये अपोलो की तस्वीर है। अभी धीरे-धीरे जैसे ही जानकारी मिली कि मंत्री की मौत हो गई है, उन्हें बचाया नहीं जा सका, उसके बाद देख रहे हैं उनके समर्थक मौके पर पहुंच गए, उनके चाहने वाले मौके पर पहुंच गए हैं। लेकिन उड़ीसा से ताल्लुक रखते हैं नव किशोर दास।
आइए आपको बताते हैं उनके बारे में, कौन थे वो। और सीएम नवीन पटनायक के बहुत करीबी थे नव किशोर दास। कांग्रेस से बीजेडी में आए तो स्वास्थ्य मंत्री का पद मिला था। झारसुगुड़ा सीट से लगातार 3 बार विधायक रहे हैं। 2009-2014 में कांग्रेस के टिकट पर यह सीट जीती थी इन्होंने, और 2019 में बीजेडी के टिकट पर सीट जीती थी। ओडिशा के सबसे अमीर मंत्रियों में से एक रहे हैं। 1 करोड़ का सोना दान करके मंत्री जी सुर्खियों में आए थे। लगभग 1 किलो 700 ग्राम सोना, 5 किलो चांदी से बने कलश दान किए थे इन्होंने। महाराष्ट्र के शनि शिंगणापुर मंदिर में दान किए थे। यह मंदिर देश के प्रसिद्ध शनि मंदिरों में से एक है। 1 करोड़ 14 लाख की मर्सिडीज बेंज समेत 70 गाड़ियां मंत्री के पास थी। इन 70 गाड़ियों की कीमत 15 करोड़ से ज्यादा बताई जाती है। विधानसभा में पौन विवाद में भी मंत्री जी का नाम आया था। 2015 में विधानसभा में पौन देखते हुए पकड़े गए थे। इसके लिए 1 हफ्ते के लिए उन्हें निलंबित कर दिया गया था। नवदास ने कहा था कि तब इंटरनेट में गलती से ऐसा हो गया, जैसे ही पता चला मैंने उसी समय उसे बंद कर दिया था। यह मंत्री जी की सफाई थी। अब पुलिस इन्वेस्टिगेशन कर रही है कि आखिर एएसआई ने मंत्री पर गोली क्यों चलाई, इसके पीछे क्या साजिश है, कौन से लोग हैं जो चाहते थे मंत्री को मारना। खबरों में आगे बढ़ते हैं। आज की एक और बड़ी खबर, विरोध में रामचरितमानस की प्रतियां पहले फाड़ी, उसके बाद जला दी। जी हां, सोचिए, नफरत का आलम यह हो गया है। ये जो तस्वीरें मैं आपको दिखा रहा हूं, ये तस्वीर आप देख रहे हैं उस पत्थर की, जो पत्थर नेपाल से आ रहा है। ये बड़ा जो पत्थर आप देख रहे हैं, जो पत्थर नेपाल से आ रहा है, और इस पत्थर की पूजा हो रही है, देख रहे हैं, नेपाल से आ रहा है। और यहां राम मंदिर में सीता माता और श्री राम की मूर्तियां बननी है, यानी राम जी के ससुराल से पत्थर आ रहा है, मैं कहूंगा। लेकिन दूसरी तरफ अगली तस्वीर दिखाइए, देश में रामचरितमानस को लेकर सियासत हो रही है, और नफरती सियासत, जहर बोने वाली सियासत हो रही है। कैसे कोशिश की, अगली तस्वीर दिखाइए जरा। अखिलेश के सबसे करीबी मौर्य, स्वामी प्रसाद मौर्य के समर्थकों ने रामचरितमानस की प्रतियां फाड़ दी। न सिर्फ फाड़ी, बल्कि उनमें आग भी लगा दी। रिपोर्ट देखिए जरा। रामचरितमानस पर जहरीली सियासत, अब जला दी गई रामचरितमानस की प्रतियां। लखनऊ में पहले फाड़ी गई रामचरितमानस की कॉपी। स्वामी प्रसाद मौर्य के समर्थकों ने जला दी मानस की प्रतियां। गाली देने वाले आपत्तिजनक अंश को कोई जलाता है तो धार्मिक पुस्तक नहीं है। बीच सड़क कर दिए रामचरितमानस की कॉपी के टुकड़े। हिंदुओं को बांटने की गंदी सियासत। पहले रामचरितमानस को नफरती बताया, फिर मानस पर बैन लगाने की मांग की। अब रामचरितमानस की कॉपी बीच सड़क फाड़ी और मानस की प्रतियों में लगा दिया आग। गाली देने वाले आपत्तिजनक अंश को कोई जलाता है तो धार्मिक पुस्तक नहीं है। मानस की प्रतियां जलाने पर हिंदू समाज में गुस्सा। सिर कलम करने वाले को 21 लाख का इनाम। स्वामी प्रसाद मौर्य का जो भी सर तन से जुदा करेगा उसको राजू दास 21 लाख का इनाम देंगे। अब मैं आपको बताने जा रहा हूं कि आखिर क्या कुछ किया गया, कौन वो लोग थे जिन्होंने रामचरितमानस की प्रतियां जलाई हैं। दरअसल आपको बताऊं, इसे प्ले कीजिए। लखनऊ में स्वामी प्रसाद मौर्य के समर्थकों ने प्रदर्शन किया और पीजीआई कोतवाली इलाके में मौर्य समर्थक जुटे थे। वहां मौर्य समर्थक अपने साथ रामचरितमानस की प्रतियां लेकर आए थे। पहले रामचरितमानस की प्रतियों को फाड़ा और फिर सड़क पर जला दिया। समर्थक अखिल भारतीय ओबीसी महासभा के कार्यकर्ता थे। मौर्य ने कहा, आपत्तिजनक चीजें जलाई गई तो ठीक है। पहले कहा था मानस में दलित महिलाओं का अपमान है। तुलसीदास ने मानस
अपनी खुशी के लिए लिखी थी। करोड़ों लोग रामचरितमानस पढ़ते ही नहीं हैं, यह स्वामी प्रसाद मौर्य ने कहा। सरकार को रामचरितमानस पर बैन लगा देना चाहिए, रामचरितमानस से कुछ चौपाइयां हटा देनी चाहिए, ये उनके बयान थे। अब सुनिए जरा, रामचरितमानस की प्रतियां उनके समर्थकों ने जला दी, स्वामी प्रसाद मौर्य उनके साथ खड़े। सुनिए। किसी धर्म ग्रंथ को नहीं जलाया जाता और न जलाया जा रहा है। गाली देने वाले आपत्तिजनक अंश को कोई जलाता है तो धार्मिक पुस्तक नहीं है। कोई एक पेज जला रहा है, कोई उस आपत्तिजनक पृष्ठ को जला रहा है तो धार्मिक ग्रंथ नहीं है। और एक चीज, किसने कहा धार्मिक ग्रंथ? लिखने वाले तो नहीं कहा कि धार्मिक ग्रंथ है। तुलसीदास जी ने तो नहीं कहा धार्मिक ग्रंथ है। उन्होंने तो कहा स्वांतः सुखाय तुलसी रघुनाथ गाथा भाषा निबंध मंजुल मातनोती। स्वांतः सुखाय तुलसी ने लिखा है, कहां से हो गया धर्म ग्रंथ? मैं समझता हूं धर्म का ठेकेदार कोई नहीं हो सकता। बीजेपी धर्म के ठेकेदार नहीं हो सकती। बीजेपी के लोग पिछड़ों को शूद्र, दलित को शूद्र मानते हैं। बीजेपी के लोग हम सबको शूद्र मानते हैं। उनको ये तकलीफ है कि हम उनके धार्मिक स्थान पे क्यों जा रहे हैं, गुरु संत लोगों से आशीर्वाद लेने के लिए। तो आपने सुन लिया, अखिलेश यादव को भी और स्वामी प्रसाद मौर्य को भी। लेकिन आपको जानकर ताज्जुब होगा, जो स्वामी प्रसाद मौर्य रामचरितमानस की प्रतियां जलाए जाने का समर्थन कर रहे हैं, अखिलेश यादव ने उन स्वामी प्रसाद मौर्य को इनाम दे दिया है, पुरस्कार दे दिया है। देखिए जरा, कौन सा पुरस्कार दिया है स्वामी प्रसाद मौर्य को? विवादित बयान के बाद मौर्य का कद बढ़ गया है समाजवादी पार्टी में। समाजवादी पार्टी में बड़ी जिम्मेदारी मिल गई है। अखिलेश ने स्वामी प्रसाद मौर्य को पार्टी का महासचिव बना दिया और कार्यकारिणी, सपा की नई कार्यकारिणी लिस्ट जारी की गई है। मौर्य के महासचिव बनने पर बीजेपी ने हमला किया है। केशव प्रसाद मौर्य ने अखिलेश को हिंदू विरोधी बताया है और कहा है कि समाजवादी पार्टी का हिंदू विरोधी चरित्र उजागर हुआ है। समाजवादी पार्टी मानसिक विक्षिप्त हो गई है। अखिलेश ने खुद सपा में आखिरी कील ठोक दी है। दानिश आजाद अंसारी, योगी के मंत्री, ने भी हमला बोला अखिलेश पर। कहा सपा के नेता समाज को गुमराह कर रहे हैं और जाति धर्म की बात कर समाज बांटना इनका एजेंडा है। अब आप सीधे समझ लीजिए कि दरअसल चुनाव होने हैं, यही यानी आरजेडी जो मुस्लिम और यादव की पॉलिटिक्स करती है, उनके नेता ने भी रामचरितमानस को नफरती कहा था। अखिलेश यादव भी यादव और मुस्लिम पॉलिटिक्स करते हैं। मकसद है सिर्फ जातियों में बांटना और स्वामी प्रसाद मौर्य को रामचरितमानस के अपमान में लगा दिया गया। जरा सुनिए, बीजेपी बहुत आक्रोशित है, हमलावर है, सुनिए। स्वामी प्रसाद मौर्य को श्री रामचरितमानस के अपमान करने का आज परिणाम समाजवादी पार्टी ने दे दिया है। कहां अपेक्षा की जा रही थी कि स्वामी प्रसाद मौर्य के इस अपराध के लिए समाजवादी पार्टी उन्हें दंड देगी, वहां समाजवादी पार्टी ने उन्हें महासचिव बना करके आज प्रोत्साहित किया है, पुरस्कृत किया है। इस तरह के अलगाववाद की राजनीति के लिए और इस तरह का जो एक माहौल पैदा करने के लिए देश में ऐसे लोगों को महिमा मंडित कर रहे हैं। इससे यह साफ हो जाता है कि देश के अंदर अस्थिरता फैलाना या अलगाववाद फैलाना, ये इसकी एक नई साजिश की तरफ ले जा रही समाजवादी पार्टी ऐसे लोगों को महिमा मंडित करके। देखिए, अखिलेश यादव जी या समाजवादी पार्टी के लोग हताश हैं, निराश हैं। वो इसलिए है कि आज उन्होंने अपने जनाधार खो चुके हैं उत्तर प्रदेश में। ये बात उन्हें स्पष्ट मालूम है। रिपब्लिक जानती है कि ये सारी चीजें केवल उनके पॉलिटिकल स्टंट है। जनता के मुद्दों से, प्रदेश के विकास से समाजवादी पार्टी को, अखिलेश यादव जी को कोई मतलब नहीं। अब आपको सुनवाता हूं, यूपी के लोगों को जब पता चला कि अखिलेश के बहुत करीबी स्वामी प्रसाद मौर्य, अब तो उनके महासचिव हैं, उनके समर्थकों ने रामचरितमानस की प्रतियों को आग लगा दी, तो लोगों में गुस्सा है। क्या कह रहे हैं, सुनिए। स्वामी प्रसाद मौर्य के समर्थकों द्वारा किया गया यह घिनौना कृत्य है और जिसकी मैं कड़ी निंदा करता हूं। पूरा देश इसकी कड़ी निंदा करता है कि वह एक वरिष्ठ नेता होते हुए, मर्दराज नेता होते हुए उन्होंने ऐसा बयान दिया और उनके समर्थक ने रामचरितमानस की प्रतियां फाड़ी। ये बहुत ही लज्जित होने वाला कार्य है। इस तरीके से स्वामी प्रसाद मौर्य और उनके समर्थक भड़काऊ बयानबाजी कर रहे हैं,
ये बिल्कुल भी माफी काबिल नहीं है। जिस तरीके से ये वातावरण को खराब करने में लगे हैं, सियासी या नीति चल रही है, उस स्वामी प्रसाद मौर्य ने कान खोल के सुन लें कि ये नीति चाहे हिंदू को बांटने की कोई भी चाल अब कामयाब नहीं हुई। आप जो बोला हिंदू नहीं बटने वाले हैं, ये अपने अल्पसंख्यक वोट को मैनेज करने के लिए स्वामी प्रसाद मौर्य जी और उनके समर्थक ऐसा कर, अगर वो हिंदू होते तो रामचरितमानस को कभी फाड़े ही नहीं सकते थे। ये सिर्फ अपनी राजनीति सियासत जो है चमकाने की कोशिश कर रहे हैं। ऐसे लोग हैं जिनको अमन चैन सुख शांति एहसास नहीं आ रही है, वो किसी भी तरीके से फिर से प्रदेश को दंगे की आग में झोंकना। तो चुनाव नजदीक है, 24 में लोग रामचरितमानस के अपमान पर जवाब जरूर देंगे। खबरों में आगे बढ़ते हैं। एक और खबर है, जनकधाम से आ रहे हैं श्री राम। ये मैं क्यों कह रहा हूं, तस्वीर दिखाने जा रहा हूं। राम मंदिर का निर्माण अयोध्या में हो रहा है, मंदिर निर्माण हो रहा है तो मूर्तियां भी लगेंगी। तो मूर्तियां जो बनेंगी उसका पत्थर आ रहा है नेपाल से, जहां से सीता माता आती हैं। अगली तस्वीर दिखाइए जरा, ये आप देख रहे हैं क्रेन, और ये जो पत्थर रखा जा रहा है 6 करोड़ साल पुराना पत्थर है, ये जो नेपाल से आ रहा है, और इस पत्थर से माता सीता और श्री राम की मूर्तियां बनाई जाएंगी। अब आप सोचेंगे कौन सा अद्भुत पत्थर है, कैसा पत्थर है जो 6 करोड़ साल पुराना क्रेन से उठाकर इस ट्रक पर रखा गया है और नेपाल से होता हुआ भारत पहुंचेगा और अयोध्या पहुंचेगा, वहां मूर्ति का निर्माण होगा। अगली तस्वीर दिखाई जरा, ये आप देख रहे हैं, ये ट्रक पर लदा हुआ है 6 करोड़ साल पुराना पत्थर। इस पत्थर की खासियत क्या है, देखिए 2 पत्थर है, एक पत्थर ये आप देख रहे हैं, दूसरा पत्थर ये दोनों पत्थर आ रहे हैं, और इस पत्थर के साथ लोगों की श्रद्धा है। जो नेपाल में रहते हैं उनकी कितनी श्रद्धा। अगली तस्वीर दिखाई जरा, ये देखिए पत्थर आ रहे हैं, लोग उसे छू रहे हैं, उसकी पूजा कर रहे हैं, उसके साथ लोगों का सीधा जुड़ाव है। ये देखिए जरा, लोग उसे छू रहे हैं, माथे से लगा रहे हैं। ये लोगों का इस पत्थर के साथ, इस पत्थर में क्या है ये मैं आपको आगे बताऊंगा। आइए अब मैं आपको बताता हूं इसकी क्या खासियत है। ये पत्थर करोड़ों साल पुराना बताया जाता है, और बड़ी बात ये कि श्री राम के ससुराल से, यानी माता सीता के मायके से ये पत्थर आ रहा है। ये आप देख रहे हैं, ये जो आप देख रहे हैं ट्रक पर लदा हुआ ये पत्थर, और ये पूरा ट्रक नेपाल से भारत आ रहा है। नेपाल से 2 शालीग्राम शिलाएं अयोध्या लाई जा रही है। ये जो पत्थर है इसे कहते हैं शालीग्राम। शिलाओं से भगवान राम और माता सीता की मूर्तियां बनाई जाएंगी। दावा यह है कि शिलाएं 6 करोड़ साल पुरानी है। नेपाल के पोखरा स्थित नदी से इन शिलाओं को निकाला गया है। शालीग्रामी नदी, ये शालीग्राम पत्थर निकले हैं शालीग्रामी नदी से। शालीग्रामी नदी में पाई जाने वाली 2 शिलाओं को चुना गया है और विशेषज्ञों की देखरेख में शिलाओं को निकाला गया है वहां से। दोनों शिलाओं की पूजा अर्चना की गई पहले, फिर शालीग्रामी नदी में क्षमा याचना की गई है। इस दौरान राम मंदिर ट्रस्ट के लोग भी वहां मौजूद थे। फिर क्रेन की मदद से शिलाओं को ट्रक पर रखा गया है, और दोनों शिलाओं का कुल वजन 40 टन बताया जा रहा है। एक शिला का वजन 26 टन और दूसरे का वजन है 14 टन। 26 जनवरी को शिलाएं अयोध्या के लिए रवाना हुई है, और जनकपुर के महंत भी अयोध्या आ रहे हैं। शिला के साथ करीब 100 लोग भी चल रहे हैं जो अयोध्या आ रहे हैं। रास्ते में लोगों के रुकने के लिए विश्राम स्थल भी बनाए गए हैं। तो ये तैयारी की गई है। आइए अब मैं आपको दिखाने जा रहा हूं कुछ तस्वीरें कि किस तरह से पूजा हो रही है। देखिए जरा, ये आप देख रहे हैं, ये शालीग्रामी नदी है जहां से पत्थर निकाले गए। उस नदी की भी नेपाल में रहने वाले लोग पूजा करते हैं, लोगों की आस्था उस नदी के साथ भी है। ये वो आप देख रहे हैं। अगली तस्वीर दिखाइए जरा, उसके बाद ये तस्वीर नहीं है, दूसरी तस्वीर है। और कैसे मैं आपको दिखाऊं, ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं शालीग्रामी नदी की पूजा की तस्वीर है। आइए मैं आपको दिखाता हूं इसका रूट क्या है, ये कहां से कहां आने वाली है, इसका पूरा रूट मैं आपको बताता हूं कि दरअसल तैयारी ये है कि नेपाल से कौन से रास्ते से ये शिला जो है भारत आएगी। वो देखिए जरा, ये आप देख रहे हैं पोखरा नेपाल से 26 जनवरी को चली है। पोखरा से ये जनकपुर धाम पहुंचेगी, और जनकपुर से होते हुए मधुबनी बिहार, बिहार से दरभंगा, दरभंगा से मुजफ्फरपुर, मुजफ्फरपुर से गोपालगंज, और फिर गोरखपुर, और 2 फरवरी को अयोध्या पहुंचने का इसका प्लान है। तो शिलाएं 26 जनवरी को नेपाल से रवाना की गई थी।
रोजाना 125 किलोमीटर का सफर तय करेंगी और जनकपुर में शिलाओं की विशेष पूजा की गई है। जनकपुर में शिलाओं की 5 कोसीय परिक्रमा होगी। 30 जनवरी को शिलाएं भारतीय सीमा में प्रवेश करेंगी। जनकपुर से बिहार के मधुबनी पहुंचेंगी शिलाएं और बिहार में 51 जगहों पर शिला का पूजन होगा रास्ते में। 31 जनवरी को गोपालगंज होकर यूपी में इनकी एंट्री होगी। गोरक्षपीठ में भी शिलाओं की पूजा की जाएगी, जहां से योगी आते हैं। सीएम योगी भी इस दौरान मौजूद रह सकते हैं। गोरक्षनाथ के महंत योगी। दोनों शिलाएं 2 फरवरी को अयोध्या पहुंचेंगी। उसके बाद आइए मैं आपको सुनवाता हूं, सुनिए जरा शालिग्राम शिला पर क्या कुछ कह रहे हैं नेपाल के लोग। उनकी सीधी आस्था जुड़ी हुई है, उन्हें सुनिए। नेपालकै गौरवको विषय हो। जो नेपाल र भारत बीचको जुन सम्बन्ध छ त्यो सम्बन्ध अझ प्रगाढ हुने एउटा मौका आएको छ। त्यसको लागि हामी एउटा नेपाली नै खुसी हुनुपर्ने अवस्थामा हामी यहाँको स्थानीय त अत्यन्तै खुसी छौँ। हामीलाई एकदम खुसी लागेको छ, किनभने हाम्रो यो नदी, यो भूमि कति पवित्र रहेछ भन्ने कुराको एउटा यो प्रमाण हो। किनभने यहाँको शिला र मूर्तिका लागि चाहिँ भारतसम्म पुग्ने कुरा यो आफैमा एउटा पवित्र धाम, एउटा तीर्थस्थल, पवित्र स्थल र यहाँको चाहिँ शिलाको पनि यति महिमा छ भन्ने कुराले त हामीलाई धेरै खुसी लागेर यो धेरै खुसीको कुरा हो। हामी हिन्दू धर्मावलम्बी पवित्र काली नदी तीरको चाहिँ शिला चाहिँ अयोध्या जाँदैछ। हामी भगवान राम सीताप्रति हामी चाहिँ आस्था राख्ने धर्मावलम्बी हुनाले। अब मैं आपको तस्वीरें दिखाने जा रहा हूं शिलाओं की जो आ रही हैं। ये आप देख रहे हैं ट्रक पर सवार है दोनों शिला। फुल स्क्रीन लीजिए तस्वीर। लोग साथ साथ इसके जाएंगे। ये देख रहे हैं ये 2 पत्थर जो बताया जा रहा है 6 करोड़ साल पुराने, और इनसे बननी है श्री राम और माता सीता की मूर्तियां जो अयोध्या में रखी जाएंगी। आइए अब मैं आपको बताता हूं कि दरअसल ये पत्थर कहां से निकलता है और क्यों इतना पुराना है। ये बताया जा रहा है, ये मैं आपको बताता हूं कि दरअसल वहां शालिग्रामी जो नदी है, ये आप देख रहे हैं, शालिग्रामी नदी से इस पत्थर को निकाल कर देखिए इस तरह से रखा गया ट्रक में। शालिग्रामी नदी में काले रंग के विशेष पत्थर पाए जाते हैं और शास्त्रों में शालिग्राम पत्थरों को विष्णु स्वरूप बताया गया है। शालिग्राम के काले पत्थर भगवान की तरह पूजे जाते हैं। शालिग्रामी पत्थर बेहद मजबूत होते हैं और शिल्पकार बारीक से बारीक आकृति बना लेते हैं इससे। अयोध्या में भगवान राम की एक सांवली प्रतिमा बनी है, वो प्रतिमा शालिग्रामी पत्थर से ही बनी है। राम जन्मभूमि के पुराने मंदिर भी इन्हीं पत्थरों से बने हुए हैं। महीनों की खोज के बाद इतने बड़े पत्थर मिलते हैं। इन पत्थरों को तराश कर भगवान की मूर्ति अब तैयार की जाएगी। सुनिए जरा साधु संत क्या कुछ कह रहे हैं नेपाल से जो पत्थर आ रहा है उस पर। ये शालिग्राम आना अपने आप में शुभ होगा। जैसे ही शालिग्राम से प्रतिमा स्थापित होगी, देश ही नहीं बल्कि पूरे विश्व खुशहाल होगा। यह शालिग्राम नेपाल से जो आ रहा है बहुत ही शुभ है देश के लिए, पूरे विश्व के लिए। गंडकी नदी से जिस प्रकार से सुंदर शिला निकाली गई है वो करीब करीब प्रार्थना के द्वारा प्राप्त होती है और बड़ा सुंदर सौभाग्य बन रहा है। करीब करीब 6 करोड़ वर्ष पुरानी वो शिला है और हम सब उनके दर्शन करेंगे। मूर्ति रूप में उनको प्रतिष्ठित की जाएगी। नेपाल से जहां माता सीते का स्थान है, जन्म स्थान है, गंडकी नदी जहां भगवान विष्णु का वास है, और जनकपुर धाम जहां माता सीते का जन्म स्थान है, वहां से प्रभु श्री राम जी की मूर्ति आ रही है। यह सुखद खबर है। यह पूरे विश्व के सनातनियों के लिए एक सुखद अनुभूति है। शालिग्राम से मिलने वाले पत्थर को ही शालिग्राम कहते हैं और ये बड़े जिस जगह ये प्राप्त होता है उस जगह बड़ी सकारात्मकता रहती है, बड़ी पवित्रता रहती है। इस पत्थर से इतनी बड़ी शिला मिल जाना ये बहुत बड़ी बात है और इस शिला से ही यदि राम जी और सीता जी का यदि विग्रह बनता है तो ये निश्चित रूप से बहुत शुभ माना जाएगा। आइए खबरों में आगे बढ़ते हैं। अब आज की एक और अगली बड़ी खबर है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के एक दूत हैं। दुनिया में तो भारत को फक्र और गर्व की अनुभूति कराते हैं, लेकिन राहुल गांधी को उन्होंने बहुत करारा जवाब दिया है। राहुल को मोदी के दूत ने धो डाला है, धोबी पछाड़। दरअसल मोदी के दूत है जयशंकर और राहुल गांधी को आपने सुना होगा, कई बार आपको लगता होगा कि भारत के साथ है, चीन के साथ है, जिस तरह से सवाल करते हैं।
बीजेपी भी ये सवाल पूछती है। अगली तस्वीर दिखाइए। राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा के दौरान पूछते रहे कि चीन कहां पहुंचा, कहां तक पहुंचा, तो जयशंकर ने राहुल को जवाब दिया। अगली तस्वीर दिखाई। उन्होंने पूछा है कि राहुल गांधी जब चीनी दूतावास में चीनी राजदूत के साथ बैठते हैं उसके क्या मतलब और मायने हैं। क्या जवाब दिया है एस जयशंकर ने, ये मैं आपको बताता हूं। और वो सवाल सुनने के बाद, उनकी बात सुनने के बाद राहुल गांधी के पास कोई जवाब नहीं है। अब देखिए जरा, विदेश मंत्री एस जयशंकर का बड़ा बयान है ये। भारत चीन सीमा विवाद पर विपक्ष को घेरा है उन्होंने। राहुल का नाम लिए बिना तंज कसा है। जमीन कब्जाने का आरोप लगाया जाता है, उन्होंने कहा यह जमीन चीन ने अभी नहीं कब्जा की है। 1962 में चीन ने जमीन कब्जा की थी और विपक्ष लोगों को दरअसल गुमराह कर रहा है। यह कहा एस जयशंकर ने। सीमा की जानकारी सेना से लेनी चाहिए, चीनी राजदूत को बुलाकर जानकारी नहीं लेते हैं। राहुल पर हमला किया चीनी राजदूत से मिलने वाली तस्वीरों के साथ। देश के बारे में एजेंसियों से बात की जाती है, विदेशी राजदूत से मीटिंग नहीं की जाती है। यह राहुल गांधी पर सीधा सीधा हमला था। सुनिए जरा, मोदी के दूत एस जयशंकर ने अमूमन कम बोलते हैं, जब बोलते हैं तो जबरदस्त हमला करते हैं। सुनिए। अगर कुछ जमीन की बात करते तो ये जमीन जो है 1962 में चाइना ने कब्जा किया था, वो अभी कभी आपको बताते नहीं। वो ऐसे आपको इंप्रेशन देंगे जैसे ये कल परसों हुआ। कभी कभी क्या लोग कहते हैं कि अरे आपको आपकी सोच में कमी है। मेरी सोच में कभी कमी हो सकती है, पर अगर मेरी सोच में कमी है तो मुझे पता है कि कहां जाना है। मैं अपने मिलिट्री लीडरशिप, फौज या इंटेलिजेंस से बात करूंगा। मैं चीनी एम्बेसडर को बुला के मैं अपनी खबर के लिए नहीं तो मैं मानता हूं कि आप कहते हैं इसका कमी है आत्मविश्वास की कमी। इतना ही नहीं, बहुत सधे हुए तरीके से एस जयशंकर साहब ने बताया कि कृष्ण जी और हनुमान जी की जो कूटनीति है उससे क्या सीखने की जरूरत है। पहले तो आपको बताते हैं उनकी कूटनीति को कैसे उन्होंने एक्सप्लेन किया है, कृष्ण जी और हनुमान जी की कूटनीति को। देखिए जरा, उन्होंने कहा है जयशंकर की डिप्लोमेसी की दुनिया कायल है। माना जाता है जयशंकर जिस भी देश जाते हैं वहां बात बना देते हैं, ना बन रही हो बात उसे भी बना देते हैं। जयशंकर ने भगवान कृष्ण को सबसे बड़ा डिप्लोमैट बताया। महाभारत में कृष्ण की डिप्लोमेसी की झलक मिलती है। उन्होंने कहा भगवान कृष्ण की तरह रणनीतिक धैर्य दिखाने की जरूरत है। कृष्ण ने महाभारत के युद्ध को रोकने की पूरी कोशिश की पहले। और जयशंकर ने हनुमान जी का भी जिक्र किया। उन्होंने कहा भगवान हनुमान ने देवी सीता से संपर्क किया था, लंका दहन किया, डिप्लोमेट से बढ़कर काम किया उन्होंने। भारत बड़े बदलाव के दौर से गुजर रहा है, उन्होंने बात जोड़ी। पिछले 8-9 वर्षों में बहुत बड़ा परिवर्तन आया है। उन्होंने कहा जयशंकर ने अपनी किताब द इंडिया वे में जिक्र किया है इस बात का। सुनिए जरा क्या कुछ कह रहे हैं जयशंकर। इतनी पढ़ाई के बाद आपको क्या लगता है कि दुनिया के सबसे बड़े डिप्लोमेट कौन थे? मैं कहूंगा सबसे बड़े डिप्लोमेट एक श्री कृष्ण थे, एक हनुमान जी थे। कि अगर आप उनको कूटनीति के परिप्रेक्ष्य से देखें कि किस सिचुएशन में थे, उनको मिशन क्या दिया गया था, किस तरीके से उन्होंने हैंडल किया था। और हनुमान जी ने तो माने उसके साथ इतना इंटेलिजेंस भी और मिशन के आगे भी बढ़ गए थे। उन्होंने सीता को वो कांटेक्ट भी किया था, पूरी लंका की खबर ली, लंका को जला भी दिया उसके बाद। माने कैसे डिप्लोमेट ऑल पर्पस मल्टीपर्पज डिप्लोमेट। और इस बीच बड़ी खबर आ रही है, आपको बता दें ऑस्ट्रेलिया के मेलबर्न में हिंदुओं पर हमला हुआ है। खालिस्तानी हमला है और तस्वीरें मैं आपको दिखाऊंगा। मेलबर्न से इससे पहले भी तस्वीरें आई जहां लिखा हुआ था टारगेट मोदी। ऑस्ट्रेलिया में जो हिंदुओं पर हमला हुआ है वो तस्वीर मैं दिखाने जा रहा हूं। ये देखिए जरा, ये आप देख रहे हैं तिरंगा आपको नजर आ रहा है। इस तिरंगे के दरमियान खालिस्तानी झंडे भी नजर आ रहे हैं।
ये मेलबर्न की तस्वीरें मैं आपको दिखा रहा हूं। मेलबर्न में हिंदुओं पर हमला हुआ है। दरअसल खालिस्तानी प्रोपेगेंडा और साजिश पूरी तरह से नाकाम हो गई, इसलिए खालिस्तानी बौखला गए और भारतीयों पर, वहां जो भारतीय विरोध कर रहे थे खालिस्तानी प्रदर्शन का, उन पर हमला किया गया। फुल स्क्रीन लीजिए जरा तस्वीरें। मेलबर्न की तस्वीरें मैं आपको दिखा रहा हूं। पिछले कुछ दिनों में मेलबर्न से इस तरह की कई तस्वीरें सामने आई। वहां किस तरह से खालिस्तानी, जब अब उनकी दाल नहीं गल रही है, खालिस्तानियों को जब कोई पूछ नहीं रहा, उसके बाद देखिए मेलबर्न में भारतीयों को टारगेट किया गया है। ये देख रहे हैं आप, जो लोग तिरंगा लेकर जा रहे थे उन पर हमला किया गया है। ये मेलबर्न की तस्वीरें मैं आपको दिखा रहा हूं। एम्बियंस बढ़ाइए इसको। अब आपको अगली तस्वीर दिखाने जा रहे हैं। ये आप देख रहे हैं एक और तस्वीर है उस जगह की। ये आप देख रहे हैं तिरंगा यात्रा हो रही थी, तिरंगा लेकर भारतीय जा रहे थे और इसी दौरान यहां खालिस्तानी मौजूद थे। दूसरी तरफ देखिए कैमरा पैन हो रहा है और यहां देखिए आपको नजर आएगा पीले झंडों में खालिस्तानी यहां मौजूद थे जो विरोध कर रहे थे और उस दौरान देखिए वो खुद आगे बढ़कर गए। जैसे ही यहां तिरंगा यात्रा सीधी जा रही थी और खालिस्तानी वहां विरोध कर रहे थे। फुल स्क्रीन लीजिए जरा तस्वीर। ये आप देख रहे हैं भारतीय प्रदर्शन कर रहे थे, खालिस्तानियों ने वहां आकर हंगामा किया है। अब खालिस्तानियों को तिरंगा देखकर मिर्ची लग रही है मेलबर्न में। तो खालिस्तानी इसीलिए बौखलाए हैं क्योंकि वहां अब उनका एजेंडा नहीं चल पा रहा है। बहरहाल ये भारत की बात है, मैं इतना ही। आप अपना बहुत ख्याल रखिए। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, लौट रहे हैं कुछ और बड़ी खबरों के साथ। मैं आज देश से एक बार फिर वादा करता हूं कि सच के लिए रिपब्लिक की लड़ाई कभी कमजोर नहीं होती, क्योंकि हमारे लिए राष्ट्र सर्वोपरि है। रिपब्लिक के खिलाफ साजिश रचने वाले हमेशा हारते रहेंगे। संजय जी, अब मैं आप